हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास को लेकर के चल रहे हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। और इसी क्रम में हमने पढ़ रखा है जो पूरा वैदिक काल है, उसके बाद ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल को पढ़ा है। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल को, यानी महाजनपदास को। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं महाजनपद काल से रिलेटेड हर एक बिंदु को। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं तथ्यों को या उन्हीं बिंदुओं को रखा है जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जिनके आने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक प्रश्नों को यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है महाजनपद काल या महाजनपदास बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब आइए पहले परिचय देखते हैं कि जो महाजनपद काल है या पूरा महाजनपद काल का क्या परिचय है, महाजनपद का अर्थ क्या हो गया। तो यहाँ महाजनपद के अर्थ को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो पूर्व वैदिक काल था, जो पूर्व वैदिक काल था वो था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो था उत्तर वैदिक काल, जिसको कि हम पिछली वीडियोस तक में पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को ना देखा हो तो और अच्छे से और डिटेल से समझने के लिए उन वीडियोस को देखिए। जिसके बाद फिर महाजनपद काल अगर आप देख रहे हैं तो इसको फिर से आप देख लीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हमने बोला पूर्व वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे हमने बोला उत्तर वैदिक काल, और 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वो है महाजनपद काल। अब इसको और डिटेल से समझते हैं महाजनपद काल किस प्रकार से आया। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या हुआ था कि 600 जो ईस्वी शताब्दी है या जो 600 ईसा पूर्व का जो समय है वहां पर लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से क्या हो गया कि बहुत सारी सुगम्यता मनुष्य के जीवन में आ गई। कहने का तात्पर्य है कि जब लोहे की खोज हो गई तो जो जंगल है उनकी सफाई की गई। लोहे के इस्तेमाल से जो कृषि यंत्र बने, जिसके कारण क्या हो गया कि जो उत्पादन है उसमें अधिशेष बचने लगा। अधिशेष का मतलब अतिरिक्त जो अन्न उगाने के बाद जो बचता है उस अतिरिक्त अन्न को हम बोलते हैं अधिशेष। तो उसको बेच करके उसके व्यापार के माध्यम से लोग समृद्ध होते चले गए। समृद्ध होते चले गए, उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रगति होती चली गई। इसी क्रम में क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो पूर्व वैदिक काल जो था उसमें कबीलाई व्यवस्था थी, लोग कबीले में रहते थे, इनका कोई स्थायी जीवन नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल है तो उसके पहले क्या हुआ था कि कुछ ऐसे जो कबीले थे वो आपस में मिल गए। जैसे कि आपको दशराग युद्ध में मैंने आपको बताया था कि भरत और जो कुरु लोग थे तो इनके मिलने से जो भरत और पुरुजन थे तो इनके मिलने से कुरु जन बन गए। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि कबीले से जन और जन से क्या हो गया, ये जनपद में परिवर्तित हो गए, जो कि 600 ईसा पूर्व तक का समय जनपद का समय था। लेकिन जैसे ही 600 ईसा पूर्व के बाद का समय आया वहां से जनपद की एक अवधारणा देखने को मिलती चली गई और लोग समृद्ध होते चले गए और लोग अपने आप को स्थायी रूप से निवासित करते चले गए। कृषि का विकास होने लगा। इस प्रकार से तमाम ऐसे परिवर्तन आए जो लोहे के कारण परिवर्तित देखने को हमें मिले। इसी क्रम में क्या होगा कि अगर हमने ये समझ लिया अभी कि महाजनपद किस प्रकार से आया, यानी 16 महाजनपद हैं, उनका स्रोत अभी हम देखते हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया कि महाजनपद काल कैसे आया। पहले कबीला, कबीले से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की जो प्रक्रिया है इसको आपने देखा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कबीलाई व्यवस्था से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय जहां से बुद्ध और जैन ये देखने को आपको इस प्रकार के धर्म देखने को आपको मिलते हैं। तो ये पूरा जो चेंजमेंट था ये एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का, अर्थात कबीले से लेकर के महाजनपद काल का जो पूरी एक प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिली। आइए यहां समझते हैं कि जो इसके स्रोत हैं वो क्या है। तो जो 16 महाजनपद हैं, हमने कुल कितने जहां महाजनपदों की बात करी, 16 महाजनपद की, जनपद से महाजनपद, तो 16 महाजनपदों की हमने बात करी। और इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है महावस्तु और अंगुत्तर निकाय से। ये क्या है, ये इनके स्रोत हैं। महावस्तु जो है और जो आपका अंगुत्तर निकाय है ये आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। इन बौद्ध ग्रंथों में
इन 16 महाजनपदों के बारे में संपूर्ण व्याख्या दी हुई है। इसके अलावा जो भगवती सूत्र है, ये भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में व्याख्या दी हुई है, या 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी हुई है इस भगवती सूत्र में। महावस्तु और अंगुत्तर निकाय यह जैन धर्म है, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। महावस्तु और अंगुत्तर निकाय ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र ये आपका जैन ग्रंथ है, ये आपका जैन ग्रंथ है। और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में विषय में बताया गया है, इनके विषय में जानकारी दी गई है। लेकिन महावस्तु या जो अंगुत्तर निकाय है, और जो मुख्य रूप से अंगुत्तर निकाय और जो भगवती सूत्र, इनमें दोनों में जो 16 महाजनपदों के विषय में बताया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा संक्षिप्त परिवर्तन है, दोनों में थोड़ा सा एक अंतर है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। तो ये हमने देखा कि अभी तक हमने समझा कि महाजनपद क्या है, किस प्रकार से महाजनपद की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके अलावा हमने देखा कि इनके स्रोत क्या हैं, जो कि है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अब अगर हम देखें तो उन 16 महाजनपदों में जो टोटल मैंने आपको 16 महाजनपद बताए हैं, उनमें से मगध, कोसल, अवंती और वत्स, मगध, कोसल, अवंती और वत्स ये सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य थे, या सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। मगध, कोसल, अवंती और जो वत्स ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। और अगर बात करते हैं मगध की, तो मगध के कुछ और नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं मगधपुर बोल सकते हैं, बृहदयपुर बोल सकते हैं, वसुमती, कुशाग्रपुर या बिंबिसासुरी। तो ये मगध के कुछ नाम हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और जो बातें रखें जो कि एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती है, प्रश्न के तौर पर आता है कि 16 महाजनपदों में 16 महाजनपद थे, उसमें से 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि गणराज्य की शख्सियत रखते थे, गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध थे। जिनमें से क्या है, एक मल्ल है और दूसरा है वज्र संघ। एक है मल्ल और दूसरा वज्र संघ। तो मल्ल और वज्र संघ 16 महाजनपदों में 2 गणराज्यों की संज्ञा प्राप्त महाजनपद थे। अब आइए कुछ और इनके, हम इसको मैंने चार्ट से बना रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं कि जैसे इस चार्ट में एक तरफ यहाँ पर मैंने रखा है कि कौन कौन से महाजनपद थे, तो ये सभी महाजनपदों के नाम दिए हुए हैं, 16 महाजनपदों के बारे में बताया है। उसके बाद इस समय उनकी जो वर्तमान स्थिति है यह क्या है, इस महाजनपद की राजधानी क्या है, और महत्वपूर्ण जो बिंदु या महत्वपूर्ण कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके विषय में एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली एग्जाम में क्या होते हैं कि महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा महाजनपद है और उसकी कौन सी राजधानी है। या मैच करने के लिए दे सकते हैं कि मान लीजिए 4 जनपदों के नाम दे दिए और उनकी 4 राजधानियों के नाम दे दिए, और उनको आपस में मैच करना है, ऊपर नीचे ABCD करके दे सकते हैं क्रम के अनुसार, या बिना क्रम के भी ABCD या 1 2 3 4 करके ऐसे दे सकते हैं। और प्रत्येक जो जनपद है उसकी कौन सी राजधानी है उसको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए यहाँ देख लेते हैं एक एक करके हम जो 16 महाजनपद हैं उनसे जुड़े हुए सभी बिंदुओं को। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 जो जनपद हैं, ये 8 जो जनपद हैं जो कि मैंने आपको ये बताए हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। ये 8 जनपद, ये सभी 8 जनपद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक के जो जनपद है 8 जनपद, ये सभी क्या हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। इसके अलावा जो ये 3 दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं, ये बिहार के महाजनपद है, बिहार में स्थित ये महाजनपद हैं। इसके अलावा ये एक ये MP में है, ये अशमक है, इनके विषय में हम रुक करके जानकारी देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको जिस तरीके से बताऊंगा ये सारे महाजनपद आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। इनको याद करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, जिससे ये सभी महाजनपद आपको इसी वीडियोस में याद हो जाएंगे। तो आइए देखते, सबसे पहले हम देखते हैं जो काशी दिया हुआ है। काशी क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति आप जैसे इलाहाबाद जानते हैं, जो प्रयागराज है, प्रयागराज के जो आसपास का पूरा क्षेत्र है, प्रयागराज के जो आसपास का पूरा क्षेत्र है, ये महाजनपद काशी का पूरा क्षेत्र है, और ये जो कि इसकी वर्तमान स्थिति है। और अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी की राजधानी कौन सी है, तो काशी की राजधानी क्या है, ये काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी क्या है कि
इसको अगर मैं याद करने के लिए बताऊं तो वरुणा वाराणसी यानी वरुणा 80, वाराणसी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वरुणा 80, तो 80 घाट कहाँ है? वाराणसी में है, और वरुणा नदी वहां पर बहती है, तो हो गया वाराणसी जो कि काशी की राजधानी है। और इससे जुड़े अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो सबसे पहले बहुत शक्तिशाली राज था, ये पहले क्या था, ये जो महाजनपद है काशी, ये पूर्व में बहुत शक्तिशाली राज था, लेकिन जो कौशल राज था, जो कौशल राज है जिनका नाम था कंस, और ये कंस मथुरा वाले कंस नहीं है, ये दूसरे कंस ही राजा थे, कौशल के राजा थे। इन्होंने क्या किया था कि इस काशी को जीत लिया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं वत्स को, तो वत्स क्या है? जो पश्चिमी प्रयागराज है, जो पश्चिमी प्रयागराज है, वत्स क्या है? पश्चिमी प्रयागराज, ये इसकी वर्तमान स्थिति है वत्स महाजनपद की, और इसकी राजधानी है कौशाम्बी, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। और जो पुरुष शासक थे जिनका नाम था निचछू, इन्होंने ही इस वत्स का निर्माण कराया था, इस कौशाम्बी राजधानी को बनवाया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं कौशल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अवध और फैजाबाद का जो पूरा क्षेत्र है, अवध और फैजाबाद का पूरा क्षेत्र है, ये इसकी वर्तमान स्थिति है कौशल की। और कौशल की राजधानी अगर हम देखते हैं, दो इसकी राजधानियां हैं, उत्तरी राजधानी इसकी है साकेत, और जो इसकी दक्षिणी राजधानी है ये इसकी है श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती इसकी दो राजधानियां हैं कौशल की। इसके अलावा अगर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं तो जो बौद्ध काल में यहाँ का शासक प्रसेनजित था। कौन था? प्रसेनजित यहाँ का इसका ये शासक था। और इसी प्रसेनजित को यहाँ इससे एक जुड़ा तथ्य और बता दूं कि ये जो प्रसेनजित है ये क्या था? ये कौशल राज था, और इसको अजात शत्रु ने पराजित कर दिया था, इसे प्रसेनजित को, जो कि कौशल राज था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है मल्ल से जो पहला मैंने आपको बताऊं तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदों में 2 गणराज्य, एक था मल्ल और दूसरा वज्रसंघ, ये 2 गणराज्य थे। तो मल्ल एक गणराज्य था। गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि जहां पर आज जो भारत का आप तंत्र देख रहे हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं प्रजातंत्र, तो वो स्थिति महाजनपदों के काल में भी मल्ल और वज्रसंघ की थी। तो यहाँ पर क्या था कि जो मल्ल है वो यहाँ पर गणतंत्र था, और जो पूरा देवरिया का जो पूरा क्षेत्र है, देवरिया का क्षेत्र जो कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वो आपका मल्ल के लिए प्रसिद्ध है, मल्ल की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी भी 2 राजधानी थी, एक है कुशीनारा जिसे कसिया भी बोलते हैं, या कसिया जो क्षेत्र है देवरिया के पास का, वहां पर है कुशीनारा। दूसरा है पावापुरी, दूसरा क्या है? पावापुरी या पडरौना का जो क्षेत्र है वहां पर है पावापुरी। तो मल्ल एक गणराज्य था, देवरिया का जो इसकी वर्तमान स्थिति देवरिया दर्शाता है, और कुशीनारा पावापुरी इसकी राजधानियां हैं। और जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर देखने को मिलता है आपका कुशीनारा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपको देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया कि जो मल्ल है यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी यहाँ पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रदेश है महाजनपदों में जहां पर गणतंत्र की व्यवस्था थी? तो वो था एक मल्ल और दूसरा वज्रसंघ। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है पांचाल। ये पांचाल क्या था? दक्षिणी और उत्तरी, इसकी दो पांचाल थे, दक्षिणी और उत्तरी। इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो बरेली, बंदायूं और रोहिलखंड, ये जो क्षेत्र है इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। और जो पांचाल मैंने आपको बताया तो जो उत्तरी इसकी राजधानी थी, उत्तरी राजधानी थी अहिच्छत्र, और इसकी दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। उत्तरी राजधानी इसकी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी थी इसकी काम्पिल्य। और काम्पिल्य में क्या था? जो ध्रुपद है, ध्रुपद को मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने महाभारत काल में चूंकि इसके बारे में व्याख्या दी हुई है इस पांचाल के विषय में। पांचाल को आप और कैसे याद कर सकते हैं? तो पांचाल का संबंध पांचाली से था। पांचाली जो कि ध्रुपद की पुत्री थी या पांचाली के पिता थे ध्रुपद, और उनसे संबंधित ये क्षेत्र था काम्पिल्य। और ये काम्पिल्य ध्रुपद की राजधानी थी, जिसके विषय में महाभारत काल में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो वो है शौरसेन या शूरसेन। ये ब्रजमंडल का जो क्षेत्र था पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी जो यूपी है वहां का क्षेत्र था, उसको हम बोलते हैं शौरसेन। और इससे संबंधित जो एक तथ्य ये है कि इसकी जो राजधानी है वो है मथुरा।
यूनानी साक्ष्य है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर देखते हैं कि जो यूनानी साक्ष्य है उसके अंतर्गत इस सूरसेन को कहा गया है सूरसेनोई, सूरसेन को कहा गया सूरसेनोई, और मथुरा को कहा गया है मेथौरा, मथुरा को कहा गया है मेथौरा। इस सूरसेन के विषय में यूनानी साक्ष्यों के अंतर्गत सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसके अलावा अगर हम और नेक्स्ट देख लेते तो कुरु, ये जाना पहचाना नाम है, जो कौरव से संबंधित जो पूरा क्षेत्र है, कौरव पांडव जो संबंधित पूरा क्षेत्र है, तो मतलब उनसे संबंधित जो क्षेत्र है वो है कुरु, और दिल्ली और मेरठ हरियाणा ये इसकी वर्तमान स्थिति को दिखलाता है। यहाँ पर इसकी दो राजधानियां, एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, यानी दिल्ली का जो पूर्व नाम है उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो एक इसकी राजधानी मैंने आपको बताया हस्तिनापुर, दूसरा इसको बताया मैंने आपको इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर एक ऐसी राजधानी थी जो कि बाढ़ से बार बार बह जा रही थी, तो बाढ़ से बहने के कारण बार बार जब बह रही थी तो इंद्रप्रस्थ को इसके स्थान पर राजधानी बना दिया गया। और बुद्ध के समय में यहाँ का जो शासक था वो था कौरव्य। यहाँ का शासक कौन था? कौरव्य था। ये पूरी चीज, ये जितने भी 16 महाजनपद है, इसको मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान स्थिति या किस जगह पर ये थे। और मैं आपको अगर कोशिश करूंगा तो एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपके लिए इसकी ट्रिक वाली वीडियो लेकर के आऊंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे इसी में याद हो जाए, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चेदी। चेदी में क्या है, जो बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है वो चेदी क्या है, बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है वो इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। और यहाँ पर शक्तिमती, शुक्तिमती, शोक्तिवती, ये क्या है, ये इसकी राजधानियां हैं। शक्तिमती का है या शुक्तिमती का है या शौक्तिवती का है, ये इसकी राजधानी। और जो शौक्तिवती है या शुक्तिवती है, बौद्ध ग्रंथ में बारे में, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसकी राजधानी शौक्तिवती थी। और महाभारत में इसका नाम मिलता है, चूंकि महाभारत में क्या है कि एक राजा, आपने शिशुपाल का नाम सुना होगा, जिसका कि श्री कृष्ण के द्वारा वध किया जाता है। और इस शिशुपाल चूंकि यहाँ का राजा था, शिशुपाल की चर्चा की गई है महाभारत काल में, जो कि चेदी का राजा था। अब बात करते हैं, ये तो हमारे 8 जो उत्तर प्रदेश के हैं वो हो गए हैं। अब हम बिहार के कुछ मगध, अंग और वज्जी, मगध, अंग, वज्जी, इनके विषय में देख लेते हैं। तो जो मगध का क्षेत्र था, मगध का क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार का पूरा क्षेत्र है, मगध है, अंग है, वज्जी है। तो मगध को सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मगध चूंकि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और जो झारखंड या जो दक्षिणी बिहार है वहां पर ये मगध स्थित है वर्तमान स्थिति के अंतर्गत। दूसरा, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह है। और इसकी स्थिति क्या है कि इसकी जो 5 पहाड़ियों से घिरा होने का कारण ये बहुत सुरक्षित है। 5 पहाड़ियों से घिरा है मगध, इसी कारण ये बहुत सुरक्षित है। और इसी वजह से ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य महाजनपदों में से एक था मगध। ये हमने आपको बता दिया। अब इसके अलावा हम देखते हैं जैसे अंग है, तो अंग क्या है, जो भागलपुर और मुंगेर का जो पूरा क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर का पूरा क्षेत्र है, ये आपका अंग की वर्तमान स्थिति है। इसकी राजधानी की बात करें अंग की, तो अंग की राजधानी है चंपा, अंग की राजधानी है चंपा। इसको याद रख सकते हैं कि चूंकि अंग है और चंपा यानी चंपी, चंपा यानी चंपी हम करते हैं, अंग में चंपी करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अंग क्या है, भागलपुर मुंगेर इसका वर्तमान क्षेत्र है, चंपा इसकी राजधानी है। और यहाँ का जो शासक था वो था ब्रह्मदत्त, यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। और इसी अंग के विषय में और बताएं, जो आपका ये मगध है और अंग है, इन दोनों के विषय में एक पहले ही जानकारी दे रखी गई थी, वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसके विषय में जानकारी पहले से दिया हुआ है अंग और मगध की। अब बात करते हैं वज्र संघ की। तो वज्र संघ एक ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी की बात करें तो वैशाली थी, जिसकी राजधानी की बात करें तो वैशाली थी। और इम्पोर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो जो वज्र है, इसकी जो राजधानी है वो वैशाली है। और मैंने आपको बताया कि मल्ल और वज्र संघ ये ऐसे 2 जनपद हैं या महाजनपद हैं, ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जो गणराज्य की स्थिति को दिखाते हैं। वैशाली, चूंकि वैशाली इसकी राजधानी, और ये वही वैशाली है जहां जो गौतम बुद्ध थे, जो महावीर स्वामी थे, इसी वैशाली में महावीर स्वामी की जो माता हैं
जिनके जो जो वैशाली के राजा हैं, जो वैशाली के लिच्छवी के राजा हैं, लिच्छवी की बहन थी, चेटक की बहन थी लिच्छवी, और जो चेटक हैं इसी वैशाली के शासक थे, जिनकी बहन थी चेटक। वैशाली के लिच्छवी जो थे, वैशाली के लिच्छवी, इनकी बहन थी, उनका नाम था चेटक। चेटक महावीर स्वामी की माता थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी कैसे। वैशाली के लिच्छवी कौन थे? महावीर स्वामी की माता थी चेटक, उनके भाई थे, और लिच्छवी के जो शासक थे, लिच्छवी थे जो कि वैशाली के शासक थे। यहाँ पर माता इनकी चेटक थी महावीर स्वामी की, और महावीर स्वामी की माता थी चेटक थी, और वैशाली के राजा लिच्छवी की ये बहन थी। तो वज्र संघ आपने देख लिया। इसके अलावा कुछ और संघ जैसे महाजनपद कुछ और है, इनको हम देख लेते हैं। जैसे अवंती क्या है? मध्य प्रदेश में है। और उज्जैनी और माहिष्मती ये इसकी दो राजधानियां थी। उज्जैनी इसकी उत्तरी राजधानी और माहिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर उज्जैनी के विषय में दिया जाता है। अवंती चूंकि एक संपन्न प्रदेश था, यहाँ पर लोहा सबसे अधिक मात्रा में मिला था, और जो इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति थी, उसके कारण क्या था, ये एक संपन्न प्रदेश था या संपन्न महाजनपद था। और यहाँ का शासक था चंड प्रद्योत, बहुत क्रोधी राजा था चंड प्रद्योत। और जब एक बार इसको पांडु रोग हो गया था, इस चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, तो बिंबिसार के दरबार में एक राजा थे जिनका नाम एक वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, जो कि पहले महावीर स्वामी की देखरेख के लिए और उनकी सेवा के लिए जा चुके थे। इसी बिंबिसार ने इसी जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भी भेजा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की उसके इलाज के लिए भेजा था, जिसको जो कि पांडु रोग हो गया था। इसके अलावा अगर हम और देख लेते हैं, ये दिया हुआ है अश्मक के विषय में एक ही चीज याद रख सकते हैं आप कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, एकमात्र ऐसा जनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, और इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। मत्स्य के विषय में बात करते हैं तो पूर्णतः राजस्थान के सीमा के अंतर्गत पूर्णतः अगर कोई था वो था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य के विषय में आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। जैसे पांडवों का जो अज्ञातवास था, कौरव पांडव आप जानते हैं, महाभारत काल के जो पांडव थे उनका अज्ञातवास था इसी मत्स्य के अंतर्गत। अभिमन्यु को आप जानते हैं, इनका विवाह भी यहीं पर हुआ था। और जो अशोक के कुछ स्तूप, कुछ शिलालेख ये भी पाए गए थे मत्स्य में। अब बात करते हैं कंबोज की, जो कि 15वां महाजनपद है, और 16वां महाजनपद है गांधार। तो कंबोज जो कि हाटक राजपुर इस कंबोज की राजधानी थी, और जो कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें इतना अधिक नहीं है, हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो कंबोज और जो गांधार है, ये दो ऐसे महाजनपद थे जो कि वर्तमान भारत की सीमा के बाहर हैं। वर्तमान भारत की सीमा से बाहर है कंबोज और गांधार। गांधार क्या है? ये अफगानिस्तान में है। गांधार अफगानिस्तान में, कंबोज है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में है, लेकिन मुख्यतः अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है कंबोज। तो कंबोज हाटक राजपुर इसकी राजधानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और गांधार इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये वही तक्षशिला है जिसका संबंध चाणक्य से था। ये वही गांधार जिसका संबंध शकुनी और गांधारी थी, महाभारत काल के जो शकुनी और जो गांधारी थे, धृतराष्ट्र की पत्नी शकुनी की बहन, उनसे संबंधित है ये गांधार। और प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला जो कि गांधार की राजधानी, और यही इसी तक्षशिला में विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जहां से ईरान के आसपास के जो पर्शिया वगैरह, यानी ईरान और उसके आसपास के जो देश विदेश से सभी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। ये वही तक्षशिला है जहां पर चाणक्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी, और ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। शकुनी व गांधारी से संबंधित था, चाणक्य से भी संबंधित था। एक और इससे इंपॉर्टेंट बात जोड़कर बता दूं कि इसी तक्षशिला है, ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जो भाई थे भरत, उनके पुत्र तक्ष के नाम पर भी इस तक्षशिला का नाम रखा गया था। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा, पूरी हमने जानकारी ली कि महाजनपद काल 1500 से लेकर किस प्रकार का एक एवोल्यूशन होते हुए महाजनपद काल तक हम लोग आते हैं, या कबीले की व्यवस्था से लेकर के महाजनपद काल की एक संपूर्ण व्यवस्थित
व्यवस्थित जो एक पूरी स्थायी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आते हैं। उसके स्रोत को हमने देखा, जिसके अंतर्गत महावस्तु भगवती सूत्र को देखा, मगध कौशल अवंती वत्स, हमने इन 4 राज्यों को समझा कि ये सबसे शक्तिशाली हैं। मगध के कुछ नाम को देखे। 16 महाजनपदों में हमने देखा कि मल्ल और बज्जी ये 2 संघ हैं। हमने 16 महाजनपदों को देखा, उनकी वर्तमान स्थिति, उनकी राजधानी और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा। तो इस प्रकार से आज का ये पूरा जो महाजनपद काल का पूरा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो पूरा एक जो मैप है, मैप के माध्यम से भी एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैप के माध्यम से भी लेकर के आऊंगा, जिससे मैप में भी आप समझ सके कि इनकी जो वर्तमान स्थिति कहां पर है, और उसी मैप में ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से उसको पूरा अच्छे से याद किया जाए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।